वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन देखने वाले हैं फ्रॉम एस सी वर्मा, और हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा 15th अप टू 14th हमने कर लिया है। सो 15th में पूछा गया है, सपोज एन एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन विच मे बी रिटन एज। सो दो प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है उसको दिया गया है, एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है उसको दिया गया है एक एक्सप्रेशन, वो इस प्रकार से, ठीक है, c इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ऑफ के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला एंड अप्रॉक्सीमेट एसआई यूनिट ऑफ c एंड k। सी और के का जो है डायमेंशनल फार्मूला और उसका हमको एसआई यूनिट भी लिखना है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है, सपोज दैट के इज इक्वल्स टू 1 फर्मी एंड दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज जस्ट बैलेंस बाय एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज 5 फर्मी। सो जो इसमें रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दो प्रोटॉन्स होंगे उसको इस न्यूक्लियर फोर्स से बैलेंस किया जाएगा। तो हम लोगों को उस इंस्टेंट में c की वैल्यू ढूंढनी है। सो उस इंस्टेंट में हम लोगों को c की वैल्यू को ढूंढनी होगी। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों को पूछा गया है c का डायमेंशन। सो c का डायमेंशन के लिए हम लोगों को क्या है कि इधर फोर्स का जो डायमेंशन है पहले वो लिखेंगे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आर स्क्वायर जो है वो इधर जाएगा तो एल का स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस है, सो ये रहेगा और इधर में सी बचेगा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल है या एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हो, लॉगरिथमिक टर्म हो, तो उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता। अब देखिए इसके अंदर जो टर्म है उसका तो डायमेंशन हो सकता है, मीन्स के और आर का तो डायमेंशन हो सकता है। जब इधर आर का डायमेंशन है तो ऑब्वियसली इधर भी आर का डायमेंशन होगा, लेकिन ये दोनों कुछ इस प्रकार से रहेंगे ताकि ये ओवरऑल जो है वो डायमेंशन लेस हो जाए और इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। सो इस प्रकार ये होल टर्म जो है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो सी का जो डायमेंशन आएगा वो एम एल और एल स्क्वायर जो है वो एल की क्यूब और टी टू दी पावर माइनस ऑफ 2। सो हमको सी का जो डायमेंशन है वो मिल जाता है। सो हमारा ए का फर्स्ट पार्ट हो जाता है, और दूसरा जो हमारा ए का सेकंड पार्ट है उसमें हमको के का डायमेंशन पूछा गया। तो हमने अभी देखा कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। सो अगर आर के लिए डायमेंशन एल है, हमारे पास आर के लिए अगर डायमेंशन एल है तो के लिए डायमेंशन 1/l होना पड़ेगा, तभी ये कुछ नंबर बनाएगा और कांस्टेंट बन पाएगा। सो हम के लिए अगर डायमेंशन लिखने का ट्राई करें तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एल इन्वर्स। तो हमें ए पार्ट इस तरह से हो जाता है। जो हमारा बी पार्ट है, सो अगर हमको इसका ऐसा यूनिट लिखना हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसके लिए हम मीटर इन्वर्स लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो बी पार्ट है उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, पूछा गया है सपोज दैट k इज इक्वल्स टू 1 फर्मी। सो k हमको 1 फर्मी दिया गया है, और अब बोला गया है दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। अब देखिए दो प्रोटॉन के बीच सेम चार्ज है तो उसमें रिपल्सन होगा। तो अब पूछा गया कि इस रिपल्सिव फोर्स को ये न्यूक्लियर फोर्स जो है अगर बैलेंस कर रहा है तो हमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मीन सी का वैल्यू तब हमको फाइंड करना है। ओके, तो अभी देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी ई टू दी पावर माइनस ऑफ के आर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को इक्वल होना पड़ेगा कूलम्बिक फोर्स का। तो कूलम्बिक फोर्स क्या होगा, तो हमारा होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाय ये आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही इंस्टेंट में हमारा आर सेम ही है, सो ये आर और ये आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इधर हम लोगों के पास क्या बचेगा, c इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ के जो है इसके लिए हमको वैल्यू दिया गया है 1 फर्मी इन्वर्स। सो e की पावर, अब अगर हमको 1 फर्मी दिया गया तो एक फर्मी जो होता है वो 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 15 होता है, तो हमको इसका इन्वर्स लेना है
और हमको सेपरेशन क्वेश्चन में दिया गया है, दैट मीन्स आर की वैल्यू 5 फर्मी दी गई है। सो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 15 हो जाएगा। अब इसको इक्वल होना पड़ेगा इसके में, इस टोटल टर्म के। सो ये टोटल टर्म में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये दो चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन के ही चार्ज के तो इक्वल होंगे, तो वो जस्ट इतने के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है हमारे पास c इंटू ई टू दी पावर, ये इसका इन्वर्स है, मीन्स 10 टू दी पावर -5 का इन्वर्स है। तो हम इसको इस तरह तो लिख सकते हैं ना, 1/10 टू दी पावर माइनस ऑफ 15। सो ये 5 इंटू इधर भी 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 15। सो ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 9, और इसको तो हम बार बार करते आ रहे हैं। सो इसकी वैल्यू तो हमें अब याद हो चुकी है। तो इस प्रकार हम जो है वो लिख रहे हैं c इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ 5, ये इक्वल होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 38। सो अगर अब हमें c की वैल्यू चाहिए होगी तो जस्ट लिखना पड़ेगा 9 इंटू 2.56 और 9 इसमें से गया तो 30 और माइनस ऑफ 1 मीन्स 29 बचेगा। सो ये बचा हमारे पास माइनस ऑफ 29। सो डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर माइनस ऑफ 5। सो ई टू दी पावर माइनस ऑफ 5, इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 26 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हमने तो डायमेंशन में देखा था। सो इस तरह हमारा c का वैल्यू हो जाता है और 15th क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो 16th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 3 इक्वल चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है आर हेल्ड फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम्बिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 2। सो हमारे पास सपोज 3 चार्जेस है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसे किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखा गया है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर बताया गया है। तो हर एक साइड 5 सेंटीमीटर का ही होगा, सारे एंगल इक्वल होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अब सपोज ये Q1 है, ये Q2 है और ये हमारा Q3 है। सो इसमें हमको पूछा गया है किसी एक पर फोर्स निकालने के लिए बाकी 2 की वजहों से। तो देखिए अगर ये Q1 होगा तो इस पर ये जो फोर्स लगा रहा होगा इफ़ सपोज़ वो F1 है, और ये Q2 है जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा इफ़ सपोज़ वो F2 है। तो देखिए ये F1 F2 के बीच जो ए एंगल होगा ये 60 डिग्री ही तो होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम इस दोनों का अगर रिजल्टेंट लगा लेंगे तो हमको Q3 पर मालूम हो जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों के लिए सेपरेशन भी सेम ही है, Q का वैल्यू भी सेम ही है। सो फोर्स जो होगा वो F1 इक्वल टू F2 ही होगा। तो अभी हम जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए मान रहे कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है। तो हम अगर इस 2 फोर्स का रिजल्टेंट ढूंढेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर मीन्स ए प्लस ये वाले का स्क्वायर, ये वाले का स्क्वायर और 2ab cos थीटा। सो 2 इंटू एफ फिर cos ऑफ 60 डिग्री। सो इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे cos ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए इससे जो हम लोगों को मिलेगा वो देखिए ये एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर। सो इसको हम लोग एक बार और भी लिखते हैं। सो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री। सो नेक्स्ट अगर हम इसको इस प्रकार लिखें कि अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ऑफ cos 60 डिग्री। सो ये हमारा एफ नेट का वैल्यू आएगा, मीन्स एफ नेट का वैल्यू इतना आएगा इस तरह से। सो इसको अगर हम लोग अब इस प्रकार एफ़ की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करने का ट्राई करें और उसको हम अगर यहाँ बिठा दें तो हमको एफ़ नेट का वैल्यू मिल जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, एफ़ की वैल्यू ढूंढते हैं। सो एफ़ इक्वल टू क्या होगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 9, Q1 Q2। तो देखिए Q1 Q2 तो हमारा सेम ही हो रहा है ना, इस टाइम हमें कुछ चेंज दिया गया है, Q1 और Q2 की कुछ वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में नहीं है। सो जस्ट हमें वैल्यू दी गई है तो इसको हमें लेना होगा। ओके, सो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, देखिए 2
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का वैल्यू दिया गया है और सारे सेम है। सो इसकी स्क्वायर लेनी होगी और जो रेडियस है वो हमारा कितना है, तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है हमारा। सो 5 इंटू अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर लेना होगा। तो अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इसकी स्क्वायर 4, इसकी पावर हो जाएगी -12 और ये सॉल्व करके 25 इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए -4 और ये -12, सो ये -8 लिख सकते हैं। अब ये -8 और ये +9, सो ये हमें एक ही बचेगा। सो यहाँ पर क्या हुआ, 9 इंटू 10, सो 90 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25, सो ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, सो 360 डिवाइडेड बाई 5। सो इसकी वैल्यू 25, सो इसकी वैल्यू हमको कितनी आ जाएगी, सो 14.4 न्यूटन आ जाएगा। ये जस्ट हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको F की जो वैल्यू आ गई है वो है 14.4 न्यूटन। अब जस्ट इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें F नेट की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो अब हम इसको इस नेट में F नेट में रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए √2 इंटू एफ का स्क्वायर, सो 14.4 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब cos 60 जो है वो हमारा हाफ हो गया। सो ये टर्म हमें मिल गया है। अब देखिए इसको हमको कैसे सॉल्व करना होगा। सो जस्ट ये कैलकुलेशन है। सो 2 इंटू 14.4 का होल स्क्वायर इंटू ये वाला जो टर्म है वो 3/2 हो जाएगा और इस सारे को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगा 24.9 न्यूटन। ये हमें एफ नेट की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमें इस तरह से जो है वो पता चल जाएगा कि जो थर्ड चार्ज है उसके ऊपर ये 2 की वजह से नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है वो 16th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा 17th। तो 17th क्वेश्चन में जो पूछा गया है 4 इक्वल चार्जेज, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 3। पिछले टाइम हमारे पास जो था वो ट्रायंगल था और इस टाइम हमारे पास जो है वो स्क्वायर है। तो देखिए इस बार क्या कहा गया, अगेन सबके चार्ज सेम है। सो इफ सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। तो सबके चार्ज अगर सेम होंगे तो देखिए इसमें अगेन हम अगर देखने का ट्राई करेंगे तो ये Q2 की वजह से सपोज इस पर जो चार्ज लग रहा होगा वो F2 लग रहा होगा और Q4 की वजह से इस पर जो चार्ज लग रहा होगा सपोज F4। हमने इस पर फोर्स कैलकुलेट करने का अगर ट्राई किया तो हमारे पास क्या होगा वो हम देखते हैं। अब देखिए इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो ये वाला सेपरेशन होगा, पर इनका सेपरेशन 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, ये जो 5 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, चार्ज सब कुछ सेम है, ये हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम का ही तो वैल्यू है। प्रीवियस प्रॉब्लम में सेम चार्ज था, 5 सेंटीमीटर पे था। तो हमें F2 और F4 को कैलकुलेट करने का ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन F1 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ख़ास बात यह है कि F2 और F4 का रिजल्टेंट F1 के रिजल्टेंट के बराबर ही होगा। सो हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम से ही डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि F2 = F4 = हमारा जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू प्रीवियस प्रॉब्लम से ही आया हुआ है, वो आपको 14.4 न्यूटन का है। सो ये हमें टाइम सेव हो गया। अब देखिए हमें क्या करना होगा, F1 निकालना होगा। सो F1 के लिए अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये डिस्टेंस मालूम नहीं, सो ये 5 और 5,
तो ये जो हमारा 5 और 5 है, इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना होगा। सो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमको √50, ये अब हमारा डिस्टेंस जो है वो √50 का हो चुका है। बाकी सब कुछ सेम ही होगा। देखिए वो कैसे, 9 10⁹ ये तो सेम होगा। अब चार्ज भी सेम ही है, सो 2 × 10⁻² कूलम है ना। हाँ, सो इसका हम लोगों को स्क्वायर लेना पड़ेगा। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में है, मीन्स हमारा डिस्टेंस कितना है, देखिए √50 × 10⁻² है, इसका हम लोगों को स्क्वायर लेना होगा। सो फाइन, अब देखिए ये टर्म आ जाने से जो हमको है वो क्या मिलेगा, देखिए F1 की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻⁻12, ये हमको मिल गया है। अब देखिए ये इसका जब स्क्वायर होगा तो √50 ये हमें बन जाएगा 50, और ये 10⁻⁻4, अगेन ये देखिए -4, सो ये -8 बन जाएगा। और ये हमारा 9 में से 8 हटाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा बस, तो कितना होगा 90 × 4, सो 360 / 50। सो ये हमको आ गया 360 / 50, 7 5 जा 35, सो ये 7.2 के अराउंड ये हमको मिलेगा। सो F1 हमको मिल गया। अब देखिए जो F2 और F4 था ये 90 डिग्री पर था, उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, पर उसका रिजल्टेंट जो F1 के डायरेक्शन में होगा वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 को हम लोग मान लेते हैं F नेट, और जब टोटल होगा तो F नेट डैश, या इसको F नेट डैश मान लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर से F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो और एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जस्ट तो हमारा हो जाएगा 2 × F का स्क्वायर, ये F1 F2 हमारा सेम ही है, यहाँ पर लिख लेते हैं F1 हमारा इक्वल टू F2 है, इसको हमने F मान लिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लोगों को मिल गया। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, 2 × F का जो वैल्यू है वो 14.4 है, सो इसका स्क्वायर रख देंगे। तो इसमें से आप चेक करें तो 14.4 ये 2 है तो 14.4 बचेगा, और √2 से मल्टीप्लाई, सो 14 को अराउंड 4 से मल्टीप्लाई, सो ये 20.36 न्यूटन के अराउंड आ जाएगा। सो F नेट डैश का जो वैल्यू हमको मिला वो हमको मिला है 20.36 न्यूटन। अभी देखिए ये 2 है, और हमारे पास जो अब F नेट आएगा उस F नेट डैश में क्या होगा, F1 प्लस F नेट डैश होगा। ये F1 को भी तो ऐड करना होगा ना हमें। सो F1 की जो वैल्यू थी हमें वो थी 7.2, और F नेट डैश जो आया वो 20.36। सो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो 27.36 न्यूटन का हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट कर लिया। अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन 18 में हमसे क्या पूछा गया है, ए हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज एस्यूम्ड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कल ऑफ रेडियस, हमको इतना एंगस्ट्रॉम, सो एक रेडियस का वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻5 मीटर, ये हम लोग जानते हैं। विद द प्रोटोन एट सेंटर, सो प्रोटोन सेंटर पर है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी इतने रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है। सो हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट इन दिस कंडीशन, ठीक है, इस रेडियस पर जो चल रहा है और प्रोटोन हमारा न्यूक्लियस में है, इसको ग्राउंड स्टेट कहा गया। ओके, find the magnitude of electric force between proton and the electron of hydrogen atom in this ground state। so just ये simple question रहा। इसमें हम लोगों से पूछा गया है फोर्स कितना होगा जब क्या बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऐसा सिचुएशन है, और हमको डिस्टेंस दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो फोर्स जो आएगा वो 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, दोनों का चार्ज सेम ही, सो इसका स्क्वायर, और होल टर्म को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 0.53 × 10⁻⁻10, इसका हमें स्क्वायर लेना होगा।
तो ये जो वैल्यू आएगा, ये देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू दी पावर -38, और ये 0.53 का स्क्वायर करने से 2.089 हो जाएगा, और ये 10 का पावर -20 हो जाएगा स्क्वायर होने से। सो ये जब कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 टू दी पावर -18। अब ये 9 और -18, सो -9 ही बचेगा। सो 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू दी पावर -9, और होल टर्म को डिवाइड करना होगा 0.2809 से। सो इसका वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेटर आएगा 8.2 इंटू 10 टू दी पावर -8। सो यू जस्ट कैलकुलेट मैनुअली, और कैलकुलेटर से जैसे भी करना हो वेरीफाई करने के लिए। सो f का जो वैल्यू आया हमारे पास 8.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 न्यूटन, ये हमारा f का वैल्यू आ गया। सो जस्ट 18 हमारा हो गया। जो 19th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हमसे, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। सो ठीक है, मतलब कि हमको उस क्वेश्चन से रेडियस का वैल्यू लेने के लिए कहा जा रहा है। तो बोला स्पीड, तो सपोज देखिए ये हमारा न्यूक्लियस था, अब इसमें कुछ रेडियस पर हमारा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, सपोज ये r रेडियस पर, तो इसमें जो है कुछ mv²/r बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और जब ये प्रोटॉन की साथ अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा तो हमको इस दोनों फोर्स को F ही मान लेते हैं उसको, तो उसको बैलेंस करके हमें ढूंढना है आपको इसका वेलोसिटी। हाँ, सो वेलोसिटी ढूंढना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोगों को एक चीज़ देखना है, यहाँ पर देखिए मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg होता है। साथ ही मास ऑफ प्रोटॉन को भी अगर देखना हो तो ये देखिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg होता है। देखिए ये 9 तो ठीक है, पर ये नंबर इसको इससे काफ़ी बड़ा बना देता है, ये पावर में है ना, तो इसका माइनस में पावर कम है और इसका माइनस में पावर ज़्यादा, सो ये बड़ा होगा, इसकी वैल्यू बिग होगी। सो फाइन, अब हमें क्या देखना है कि ये हमारा mv²/r जो है ये इस कूलम्बिक फोर्स को इक्वल करना होगा। सो कूलम्बिक फोर्स अगेन वही रेडियस, वही सारा वैल्यू, हमको देखिए यही वैल्यू तो लेना है ना, तो ये फोर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, प्रीवियस प्रॉब्लम का ही कंडीशन है, वही रेडियस है, वही चार्ज है, तो जस्ट उस फोर्स को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, डायरेक्टली इतना होगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गया। अब हमें v² की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, 8.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू ये जो हमारा r है, ये r की वैल्यू हमको दी गई है 0.53 इंटू 10 टू दी पावर -10 एंगस्ट्रम। सो ये हमारा हो गया। अब मास का वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है, सो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, ये इसके अराउंड हो जाएगा। अब इस v² की वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4.7758 इंटू 10 टू दी पावर 12, और अगर v की वैल्यू चाहिए होगी तो होगा 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये जस्ट आप वेरीफाई करिए फ्रॉम द कैलकुलेटर। अगर हम यहाँ ये वैल्यू बिठाएंगे और लिखेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सो जस्ट उसको सेव करने के लिए यू जस्ट वेरीफाई व्हेन यू डू। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 में क्या पूछा गया है, और साइड 20 आज का लास्ट ही होगा, सो हम यहीं रुकेंगे 20 पर ही। सो हम 20 में हमसे पूछा गया 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ड फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हमको डिस्टेंस दिया गया है अलग अलग चार्जेस का, और कहा गया है फर्स्ट पार्टिकल है जो चार्ज इतना कूलम, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए इतना, और इसी तरह सो ऑन। द 10th पार्टिकल है जो चार्ज इतना,
ये बताया गया। और कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, तो ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा गया है, तो उस पर इन सारे चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई r², फर्स्ट चार्ज के चलते। सो फर्स्ट चार्ज के चलते मान लीजिए फर्स्ट चार्ज हमारा ओरिजिन पर है, इससे x1 डिस्टेंस मीन्स पॉइंट कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर। फिर दूसरा सपोज यहाँ पर Q1 चार्ज है, इस तरह से Q2 चार्ज है, फिर इस तरह से हमारे पास एक्सीड हो रहा है। सो हम अगर इसके लिए फोर्स निकालेंगे, ओरिजिन पर हमको एक 1 कूलम का चार्ज दिया गया है, तो इसके लिए जो फोर्स होगा सो 1 × अब इसका चार्ज जो हमको दिया गया है 10⁻⁻1 × 10⁻⁻8, सो 10⁻⁻8 ही होगा। और इसके लिए जो डिस्टेंस होगा सो 0.1 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। सो ये होगा फर्स्ट चार्ज के लिए फोर्स। जो दूसरा, ये भी देखिए अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये Q1 फोर्स इस यहाँ पर पूछा गया किसके ऊपर चार्ज फाइंड करें, सो फाइंड द चार्ज ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो मीन्स इसके ऊपर हमको चार्ज को फाइंड करना है। सो Q1 चार्ज की वजह से इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। Q2 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, Q3 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो सारे के सारे फोर्स यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। तो जस्ट हमको नेक्स्ट फोर्स के लिए भी क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 9 × 10⁻⁹ अगेन हमको इस चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है। सो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है नेक्स्ट इंस्टेंट में वो 8 × 10⁻⁻8 होल टर्म। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर का। और इसी प्रकार थर्ड चार्ज के लिए भी, अब इसको हम लोग थर्ड एक बार और लिख लेते हैं, फिर हम सब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और थर्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो 27 × 10⁻⁻8 और होल टर्म डिवाइडेड बाय अगेन 0.3 का होल स्क्वायर। और ये इस प्रकार से चलता है और 10वें पोजीशन पर जो है वो कितना अमाउंट का चार्ज हमको बताया गया है, तो 1000 × 10⁻⁻8। अब देखिए ये 0.1 2 3 इस तरह से चलते चलते लास्ट में आके ये 1 हो रहा है, मीन्स लास्ट में 100 सेंटीमीटर पर रखा गया है। सो लास्ट में ये 1 हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है कि हम जो टर्म कॉमन ले सकते हैं, सो 9 × 10⁻⁹ इंटू देखिए ये 10⁻⁻8 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये सारे टर्म में आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 1/0.1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या बचेगा देखिए 8/0.2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से जो बचेगा 27/0.3 का होल स्क्वायर। और ये चलता रहेगा इसी तरह से। और लास्ट में हमारे पास बचेगा देखिए 1000/1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, सो 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये एक टर्म मिल रहा है। अब देखिए एक पैटर्न जो मिलते जा रहा है, सो 9 × 10⁻9 और ये 8, सो ये 1 ही बच जाएगा, ये कटकर एक 10 बचेगा, सो 10⁻1। ओके, अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 होगा, इसको करेंगे तो 200 होगा, इसको करेंगे तो 300 होगा। इसी तरह से चलता रहेगा और लास्ट में आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये 1000 हो जाता है, 1000/1, सो 1000 ही होता है। ये टोटल टर्म का वैल्यू 100, ये टोटल टर्म का 200, ये टोटल टर्म का 3, इसी तरह ये टोटल टर्म का 1000। अब देखिए अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा जादू टाइप सा। वो जादू क्या है, ये जो है ये AP सीरीज़ में चल रहा है ना। सो जो अगर ये AP सीरीज़ में चल रहा है, फर्स्ट टर्म मालूम है, गैप मालूम है, तो हम इसका समेशन निकाल लेते हैं। तो समेशन क्या होता है, n/2, हमारा n कितना है 10 / 2, सो 2 रख लिया हमने, इंटू 2a, सो 2a है, और a हमारा कितना है 100, सो 2a प्लस n-1, सो n-1 10-1, सो 9, सो 9 इंटू d हमारा कितना है 100। सो इस तरह से ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो अब देखिए इसको करेंगे तो 900/2 इंटू देखिए 200 और 900 मीन्स 1100,
सो इसका वैल्यू हम लोगों को आ रहा है 900 इंटू 1100/2, जिसका अगर कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।